Fe2 तक क्या अपन कहाँ तक क्या कहते कॉम्प्लेक्स 4 तक भी आ रहे थे ना, कॉपर आयन वो सब हो गया था। सब होगा, ये दूसरा पैराग्राफ चला। When the electrons pass from one carrier to another carrier via complex 1 to complex 4 in the electrons transport chain, they are coupled they are coupled to ATP synthase complex 5 for the production of ATP। यानी जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं ना, उसी दौरान क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ATP सिंथेस से H+ इधर जा रहा है और ATP बन जा रही है। समझे बात? कपल क्या बोल रहा हूँ? कपल यानी जुड़ा हुआ है, यानी ये भी जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स 5 का फंक्शन भी इनसे जुड़ा हुआ है, यानी इनकी एनर्जी की मदद से H+ इधर आ रहा है, उससे फिर ATP बन जा रही है अपनी। ऐसा बोलो, ठीक है? बात समझ में आएगी? पॉइंट क्लियर नहीं हो? देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसकी एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, 1 to 4 H+ इधर जा रहे हैं, प्रोटॉन जब रिटर्न आएंगे तो ATP बन जाएंगे। ऐसा तो इसलिए जुड़े हुए हैं ना। फिर देखो अगर इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आए तो H+ नहीं आएगी, और H+ नहीं आए तो ATP नहीं बनेगी। ऐसा बात है। तो इसलिए बोला उसने कि कॉम्प्लेक्स 5 का जो फंक्शन है ना, वो भी कपल है, बोलते जुड़ा हुआ है, किससे? ऊपर वालों से। ADP and inorganic phosphate, the number of ATP molecules synthesized depend on the nature of the electron donor। यानी कितने ATP बनेंगे ये किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ये तो मतलब ये क्या बोल रहे हो? द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। यानी देखो अगर NADH2 रहा तो कितने ATP बनते? NADH3 FADH2 2। बस यही बात बोल। ये बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? अगर NADH2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ऑक्सीडेशन अगर NADH का कर रहे हैं 3 तो फिर 3 बनेंगे, अगर FADH2 का करेंगे तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो ये लगे याद रखना, तुम्हारी खत्म। ऑक्सीडेशन ये बहुत सारी पूछी जाती है ना, पूरी ETS में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये है क्या कि ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब इसने ढाई बाई ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, डायरेक्ट 3 बोला ना, तो डायरेक्ट 3 याद रखना है। 3 2 3। हाँ ये पूरा इतना पैराग्राफ। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 molecule of NADH gives rise to 3 molecules of ATP, while that of 1 molecule of FADH2 produces 2 molecules of ATP। Although the aerobic process, समझ में आ गया? NADH 3 FADH2 2 बस। Although जबकि the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? सिर्फ एक क्रेब साइकिल जहाँ से अपने लिंक रिएक्शन देखे, तो लिंक रिएक्शन ये सब कहाँ चलेगा? ऑक्सीजन होगा तो ही चलेगा। देखो ऑक्सीजन होगा तो ही क्रेब साइकिल चलेगी, तो ही लिंक रिएक्शन चलेगी, और तो ही ETS होगी। समझ में आती है? तीनों ही मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट। बिल्कुल, फिर ETS में तो ऑक्सीजन होना ही ना, ऑक्सीजन के बगैर ETS कैसे हो जाएंगी? और ये तीनों भी एरोबिक कैसे ही है? बिल्कुल, जब अगर ऑक्सीजन होगा तो ही पार्ट इधर लेता हो, इधर की डायरेक्शन में मुड़ता है, ये तो लैक्टिक एसिड की तरफ चले जाता है। अपन ने देखे ना कि ऑक्सीजन नहीं है मसल में, तो फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। हाँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अलग हो गया, अपनी बॉडी के अंदर बात कर रहा हूँ। तो अपनी बॉडी में अगर हाँ एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। So although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process। देखो ऑक्सीजन के बगैर ये प्रोसेस होती ही नहीं, लेकिन ऑक्सीजन पिक्चर में कब आ रहा है? एकदम लास्ट क्लाइमैक्स के टाइम पर, जब सब कुछ खत्म हो रहा है तब आ रहा है। यानी सिंपल काम क्या है ऑक्सीजन का? बस लास्ट बस, तो उतने की वजह से पूरी प्रोसेस का खेल हो रहा है ना, इतने में जा रहा है बस। उसके अलावा है क्या पहले पढ़ेगा? कहीं नहीं। हाँ ठीक है, चलो अब समझ में आया कि ऑक्सीजन का कहीं पर रोल नहीं है इतने के अलावा, और ये इतने ऑक्सीजन की वजह से पूरी साइकिल रन करा रहा हूँ। नहीं यार ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना, ऑक्सीजन है चलो अब। तो एक ऑक्सीजन से कितने लोगों की हिम्मत है मालूम? क्रेब साइकिल को भी हिम्मत है, लिंक रिएक्शन को भी हिम्मत है, और ETS भी हो रही है। क्यों पा रही है? ऑक्सीजन अपनी गाड़ी है वहाँ पर, टेंशन नहीं है अपने। चलो चलन दो। सोचो अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये साइकिल हो पाती है फिर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई रहता नहीं।
कि लास्ट में उसके पास जाए। बोल भी रहे आखिरी बार टर्मिनल स्टेज में इसको। बिल्कुल। येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज, लेकिन बोलता क्या हो गया, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, लेकिन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी है। सिंस इट डिराइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। वो क्या करता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराकर सिस्टम से पूरी प्रोसेस को चलाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हालांकि उसका काम एकदम लास्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और वो हाइड्रोजन रिमूव करता पूरे सिस्टम में के। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन भी वही ले रहा है, साथ साथ हाइड्रोजन भी ले रहा है ना, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा ना। नहीं, हाँ, ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो लास्ट में हाइड्रोजन किसके पास में जा रहा है, इसका मतलब फिर रिमूव भी कर रहा है हाइड्रोजन, बाद में फिर एक्सेप्ट भी कर रहा। देखो ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। बिल्कुल, देखो इलेक्ट्रॉन भी उसी के पास में जा रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हुई है, लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है। लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर बोले तो क्या रहता है, NADH2 के जो उनके इलेक्ट्रॉन थे ना, हाइड्रोजन थे ना, वो भी ले लिया उसने। मैट्रिक्स में तो H+ का कंसंट्रेशन रहते, ले लेगा, वाटर बना लेगा। ये क्या बोल रहा है, सीन ड्राइव द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को चलाता बोलते हैं, रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। यानी हाँ, यानी लास्ट में देखो, लास्ट में जैसे उसने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन तो लगेंगे ही, O+ में ना, यहाँ पर रिमूव का मतलब है उसने ले लिया करके इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। हाँ ऐसा है, रिमूव का मतलब बाहर नहीं निकाल के फेंक दिया उसने हाइड्रोजन लेकर वाटर बना दिया। इसका मतलब क्या है, उसने हाइड्रोजन लेकर क्या बना दिया बोलो, वाटर बना दिया। अपन देखो, अपन ने क्या पढ़े थे, तुमको याद आ रहा है क्या, फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो अब ग्लूकोज को तोड़ दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो गया, वाटर बचा ना, लेकिन वाटर भी तो मिलाए थे ना तुमने, तो वाटर वही H+ वापस से ले लेगा और वाटर बना देंगे। अपने क्या बोले, ग्लूकोज जब बनता तो CO2 और वाटर से बनता है, और जब टूटेगा तो क्या में टूटेगा, CO2 वाटर में टूटना चाहिए ना, तो CO2 तो अपने तोड़ डाले, रिलीज कर दिए 6 मॉलिक्यूल CO2, अब वाटर भी बन गया। तो वाटर बगैर हाइड्रोजन के बनेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन भी लेगा, साथ साथ हाइड्रोजन भी लेगा, याद रखना है, ठीक है। तो तुमको ये पूछेगा कि हु इज़ द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन ETS, तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि फाइनली H+ तो उससे जा रहे करके, कहाँ पर जा रहे, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे करके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी। तो देखो ये जो H+ इधर जा रहे हैं ना, लास्ट में किसको मिल रहे फिर, ऑक्सीजन को। देखो ऐसा, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपने, देखो ये जो H+ है, ये इधर गया, फिर किसको मिल गया, वाटर को। तो लास्ट में इन्हीं H+ को किसने लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वाटर नहीं, इलेक्ट्रॉन भी और H+ भी एक्सेप्टर O2। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा, इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा कॉम्प्लेक्स 4 से, और हाइड्रोजन जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, फिर यहाँ से किसके पास जा रहा है, ऑक्सीजन के पास में, और वो क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब जाकर पूरा कंप्लीट हुआ, अब जाकर मजा आया कि जिससे हमने ग्लूकोज बनाए थे, अब ग्लूकोज कम्प्लीटली उसी में तोड़ दिया। हमने ग्लूकोज किससे बनाए थे, पानी से और CO2 से। CO2 पहले मिल गया, पानी अब मिल गया। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी वो जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक कराए थे ना, हाँ वो, उससे थोड़ा हट कर बोलते क्या है यहाँ पर, वेयर इट इज़ द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लाइट एनर्जी इट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। यानी हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी की मदद से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाते हैं। यहाँ पर कोई लाइट आई थी क्या, वो बना रहे थे हाँ, अपन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाए थे ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो वो लाइट की एनर्जी की मदद से फिर वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। ल्यूमेन में क्लोरोप्लास्ट से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाए थे, तो वहाँ पर क्या थी, लाइट एनर्जी की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर कौन सी एनर्जी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एनर्जी, उसकी मदद से अपन क्या बना रहे हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट required for the photophosphorylation.
नींद हो रही अच्छी, नींद आ रही, सो रहे थे इतनी कम, उसमें इतने कम में देखना पड़ता, आगे खराब होते और उसको बड़ा बड़ा और बड़ा देखने को तो एनसीडी कहाँ गई तेरी, घूम गई क्या एनसीडी? चलो चलो देखिए, देखो मेरा क्लियर हो गया तुम्हारी को, रुका है नहीं यार मैंने, ठीक है। देखो yet the presence of oxygen is vital, बोल दिया मैंने। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या बना, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बना, इलेक्ट्रॉन भी उसने लिया, हाइड्रोजन भी उसने लिया। बिल्कुल। अनलाइक फोटो रेस्पिरेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for the phosphorylation. In respiration it is the energy of oxidation or reduction. क्या है ये पॉइंट पूछेगा तू कि बताओ यहाँ पर रेस्पिरेशन में क्या रहता है और यहाँ पर क्या रहता है करके। यहाँ पर क्या रहता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जरिए जो एनर्जी मिलती है ना, उसके ज़रिए अपन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं। क्या करें बोलो, ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से जो एनर्जी मिली उसी के ज़रिए अपन ने क्या बना पाए, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना पाए। और जब एक मरतबा प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा तो एटीपी बन जाएगी। यहाँ पर मतलब लाइट के जरिए बना है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड, एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस, यानी सेम प्रोसेस लेनी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब क्या एक रिडक्शन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन और इनकी रिडक्शन। देखो हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी से बनना ना, तो उसने सिर्फ ऑक्सीडेशन का नाम रख लिया कि भाई पूरा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव फॉस्फोराइलेशन बोलने के बजाय यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे, इलेक्ट्रॉन भी पास हो जा रहे और हाइड्रोजन ऊपर चल रहा है, इसलिए एटीपी बन जा रही है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हाँ, और ऑक्सीडेटिव भी एक बोलने का रीजन क्या देखो, एनएडीएच को क्या करे अपन ने, ऑक्सीडेशन। हाँ, उसी से एटीपी बना, ऐसा बोल सकते हो ऐसा। तो इसने जो रीज़न दिया सही से वो यही है कि यहाँ पर जो H+ पंप कर पा रहे अपन, किससे कर पा रहे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी से। यानी कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं तो उनको अगर ऑक्सीडाइज कर दिए तो वो खुश हो जाते, एनर्जी रिलीज कर दी। कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस होना चाहते तो उनको अगर रिड्यूस कर दिए तो क्या होगा, वो खुश हो जाएगी, तो उससे एनर्जी मिल जाएगी, है ना। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे वो असर्शन रीजन बन सकता है नहीं, यहाँ इतना टेंशन नहीं है, तुमको बस इतना याद रख लेना है कि भाई उसमें पूछेगा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन में कहाँ से एनर्जी मिलती है, कहाँ से एनर्जी आती है, और यहाँ पर एनर्जी कहाँ से आती है। वहाँ पर ग्रेडियंट लाइट के जरिए जम रहा था, यहाँ पर वहाँ एनर्जी लाइट की थी, यहाँ एनर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे थे, इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे। क्या बोले बोलो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, अब तुमने पहले ही पढ़ चुके बोलते, अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस एज एक्सप्लेन्ड बाय कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इन द अर्लियर चैप्टर। पुराने चैप्टर में पढ़े ना कि भाई एटीपी जाती है F0 से F1 से, तो फिर सॉरी H+ जाते हैं तो एटीपी बन जाती है ना, वो पहले ही पढ़ चुके बोलते। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन द सिंथेसाइजिंग एटीपी। देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी ETS के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, उसी एनर्जी को अपन क्या कर रहे हैं, उसी को एटीपी बनाने में यूटिलाइज कर ले रहे हैं अपन। तो जो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसाइजिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, यानी कॉम्प्लेक्स 5 की मदद से। बोलने का मतलब देखो, एनर्जी कैसी, एनर्जी तो यहाँ से रिलीज हो रही है, वही तो इनडायरेक्टली बात बोला। देखो, एनर्जी जो रिलीज हो रही थी उस वजह से अपन ने प्रोटॉन पंप कर पाए, प्रोटॉन पंप पकड़ा, उसकी वजह से एटीपी बना पाए, तो इनडायरेक्टली बोल दिया, है ना। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट, F1 रहता और F0 रहता। देखो, F0 क्या रहता, मेम्ब्रेन में धंसा हुआ, F1 क्या रहता, प्रोट्रूड्स आउटवर्ड, है ना, बाहर निकला हुआ। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट F1 एंड F0। द F1 head piece is a spherical peripheral
membrane protein complex and contains the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. तो देखो F1 क्या है बोलता है, पेरिफेरल प्रोटीन है ना, हाँ यानी हेड पीस नहीं बोला उसने, द F1 हेड पीस, हाँ जो F1 जो हेड पीस है अपना वो क्या है, वो पेरिफेरल प्रोटीन है, यानी धसा हुआ नहीं, इंटीग्रल प्रोटीन नहीं। मेरी बात क्या है ये पूछेगा, हाँ बाहर निकला हुआ है, बाहर निकला, हाँ प्रोट्रूड आउट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो F1 एंड F0, द F1 हेड पीस इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी वो बाहर निकला हुआ प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन्स द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और उसी में एटीपी बनाने की साइट है वही बना रहे हैं। किससे बनाएगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। H+ का कंसंट्रेशन रिलीज होगा तो एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलेगी ना, हाँ वो अपने भी जब भी पढ़े तो बिल्कुल बिल्कुल, जब H+ इधर भागेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। F0 is an integral membrane protein. F0 क्या है, जबकि इंटीग्रल है ना, धसा हुआ है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स that forms the channel through which protons cross the inner membrane. वो क्या बनाता है, एक चैनल बनाता है ना, एक गुफा बनाता है, बोले थे मैंने F0 एक गुफा के जैसा है, वो रास्ता बना देगा किस में से, मेम्ब्रेन में से, ताकि उससे क्या कर सके, क्या जा सके, बोलो H+ जा सके। तो इसका मतलब एटीपी बनाने के लिए साइड किसके पास है, एटीपी F1 के पास, और F0 क्या कर रहा है, इसका मतलब चैनल, एक चैनल बना रहा है, हाँ एक रास्ता बना रहा है प्रोटॉन जाने का, प्रोटॉन जाने का। The channel through which proton cross the inner membrane. The passage of proton through the channel is coupled to the catalytic site. हाँ, द पैसेज ऑफ प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन गुजरेगा बोलते, ठीक है, थ्रू द चैनल से, इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ द F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो वैसे क्या हो जाएगा, कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाएगी उसकी, किसकी, F1 की, और उससे एटीपी बन जाएगी, यानी प्रोटॉन गुजरा एटीपी बन गई, प्रोटॉन गुजरा एटीपी बन गई। हाँ, जैसे ही इस चैनल से, इस रास्ते से प्रोटॉन गुजरेगा तो F1 में कैटालिटिक साइट है ना, एक कैटालिस्ट है जो क्या करता है, एटीपी बनाता है, हाँ बिल्कुल। तो हाँ, तो उसमें अलग अलग जगह अलग अलग दे दिया उसने, बोल सकते हैं, देखो एंजाइम उसी में है, वही मैंने F1 के अंदर क्या है, प्रोटीन है, तो क्या करेंगी, एटीपी बनाएंगी एंजाइम में। तो ये बोला उसने कि द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू दी चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो उसकी कैटालिटिक साइट एक्टिवेट हो जाएगी, या फिर वो खुद ही एटीपी बना देगा, बोल दो तुम, सिंपल F1। फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस्ड 4H+ passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. तो एक एटीपी बनने के लिए कितने जाने को ना, 4H+। इसमें 2 बोला, किसमें, तो इसमें याद रखो ना तुम, नहीं एनसीईआरटी में जो है तो 2 H+ जाने होंगे। अरे मेरे भाई, नहीं एनसीईआरटी में क्या दिया उसने, 4, तो ये याद रखो 4, वहाँ लिख लो, सही कर लो, 4H+ यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक एटीपी बनेगा बस। अब देखो यहाँ पर भी तो उसने 2 ही बताया, लेकिन ये इसको मान के चलेंगे, फिर तुम जब थ्योरी में दे दिया तो ख़त्म, ये गलत हो गया, फिर दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सवाल वाइज याद रखना है। जैसे देखो अगर पूछता के बताओ कितने H+ जाने से एक एटीपी बनेगी, तो 4, ठीक है, एक एनएडी, फिर वो गिनते नहीं बैठना है कि उधर से गए थे उधर, ऐसा नहीं, ठीक है, एक एटीपी बन गया, बस ये सवाल एक हो गया ख़त्म। अगर पूछता है कि बताओ एक NADH से कितने एटीपी, तुम बोलेंगे 3, एक FADH2 से कितनी 2, फिर वो पूछता है अगर एक NADH का ऑक्सीडेशन होने से कितने H+ बाहर जाते, 10, ऐसा है 10, एक NADH के 10 जाते हैं, और FADH की 6, 4 और 4 8, 4 एक NADH के बराबर गिनो, 2, 4 और 4 8 और 2 10 एक NADH, और FADH से ये छोड़ दो, ये पकड़ लो 6, इतने भी याद रखने चाहिए बस डायग्राम की हिसाब से। मतलब कॉम्प्लिकेट करना नहीं, तो 10 ही गए थे उधर, तो इतने बन गई, 3 गई सी बन गई, 12 नहीं हुआ, ऐसा कुछ करना ही नहीं उसको। आज तक किसी ने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो किससे पूछा मालूम,
सिर्फ और सिर्फ ATP पे, NADH और FADH2 से कितने ATP बनते हैं उस पर। नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं आया अभी तक के भी, कौन सा, कि एक मॉलिक्यूल ATP बनने के लिए कितने H+ जाना चाहिए, लेकिन अब उसने बाकायदा थ्योरी में करेक्शन करके दे दिया तो पूछ सकता है अब। 4 H+ जाएंगे तो ये ऐसा रिलेट कर सकता है, यहाँ पर इतने NADH बन रही है जो, हाँ यहाँ पर इतने NADH बन रही है। हाँ बिल्कुल, वो तो रिलेट करेंगे ना, वो तो करेंगे बस, लेकिन ये नहीं बोले ना H+ से रिलेट नहीं करेंगे तुम्हारे को, क्योंकि H+ की फॉर्म उतना अच्छे से नहीं समझाया है ना, वो तो रिलेट करेंगे ना वो कि कितने, देखो अपन ने पढ़े थे, आप देखो ज़रा कैलकुलेशन देखो कौन से हुए थे। अब NADH गिनो तुम सिर्फ, तो उसमें कितने बने थे अपने, ग्लाइकोलाइसिस में 2, हाँ ग्लाइकोलाइसिस में 2 बने थे, बिल्कुल ये पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पूछेगा। देखो ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे, क्या तुम पूछो, NADH कितने बने थे ग्लाइकोलाइसिस में, 2 बने, क्योंकि 2 बार टूटा था ना डिहाइड्रेशन। ठीक है। और अगर एक पायरुविक एसिड से अगर मैं बोलूँ है ना, यानी क्रेब साइकिल और साथ साथ लिंक रिएक्शन मिला कर, तो कितने हो रहे, 4, हाँ 3 ये 4 और एक FADH, तो 2 से कितने जाएंगे, 8 और 2 कितने हो गए, 10 8 ये बोलते NADH हो गए तुम्हारे 8 और 2 FADH 2, 10 हो गए पूरे। 10। अभी FADH2 में गिनो होता है, FADH2 का क्यों लिए, हाँ 8 हो गया, सिर्फ NADH बोल रहा मैं, तो NADH 10 हो गया, ठीक है। 10। तो 10 NADH से 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए फिर, 30। अब बचे FADH2 कितने मिले थे, 4 2 2 तो 2 से कितने हो रहे फिर वो, 2 के हो गए 4 कितने हो गए, 34 34 ATP हो गई। 2 काय में मिली थी अपने को डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में, कितने हो गई, 36, और 2 कहाँ मिली थी बोलो, 2 इसमें क्रेब साइकिल में, बस 38 ऐसी आ रही है बस। हो गया कैलकुलेशन 38 का, हाँ इतनी है क्या, तो अच्छी तो निकालना, पूरा ये तो पूरा दिख रहा है भी नहीं। मैडम हट ही नहीं रहते।